बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जाना था न्यूटन का तृतीय नियम। अब आज जानेंगे निकाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये निकाय क्या है। उदाहरण से समझते हैं पहले एक कि अगर मैं आपकी कहूं कक्षा जो है जिसमें विद्यार्थी, जिसको आप आजकल बहुत मिस भी करते होगे लॉकडाउन की वजह से, शायद करते होगे तो बेटा आपके उसमें क्या है, उसमें बच्चे हैं, टीचर है, टेबल है, चेयर है, आपके डस्टर है, चौक है। तो हर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं और प्राणी भी हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में संपर्क में रहते हैं। संपर्क करने का मतलब यहां पर मेरा स्पर्श करने से नहीं है। संपर्क मतलब देखिए, संपर्क करना, संपर्क सूत्र कहते हैं ना, टेलीफोन। तो संपर्क कर रहे हैं तो टच में थोड़ी आते हैं, आओ बेटा कान में बात सुनाएंगे तुम्हारी, ऐसा थोड़ी होता है। तो बेटा संपर्क करने का मतलब टच में नहीं, आपका स्पर्श करने से मतलब नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब आपके इसमें क्या है, भिन्न भिन्न वस्तुएं जो आपस में संपर्क में है ना, तो ये क्या हो गया, आपका क्लासिक सिस्टम है। तो इसी तरीके से जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, यानी कि इंटरेक्ट कर रही होती हैं एक दूसरे से, तो इस तरीके से वो वस्तुएं मिलकर एक सिस्टम बनाती है। यानी कि कुछ नहीं है सिस्टम, आपका कहीं ऐसा नहीं है कि मिलके कुछ बढ़िया सी बिल्डिंग बना ली, नहीं। आपकी वहां पे सिस्टम क्या है, आप क्या करें, बहुत सारी जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें से कुछ वस्तुओं का आपने मान लिया कि भाई ये मेरे लिए सिस्टम है, आपने ग्रुप मान लिया, उनको अलग कहीं से नहीं किया, जैसे रखिए वैसे ही है, पर मैंने मान लिया कि ये भाई अंदर की चीजें हैं, बाकी सब बाहर की चीजें हैं। तो वो मेरा निकाय हो गया। तो हम सिस्टम समझते हैं, सिस्टम की परिभाषा देखते हैं। देखिए मान लीजिए कई सारी वस्तुएं हैं यहाँ पर, है ना, ये ए बी सी डी, तो मैंने ये आपस में संपर्क में है, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम देखना है। तो मैंने क्या किया, चलो ये मेरा सिस्टम है। तो जितने भी ये भाई इसके ऊपर मान लीजिए इनके बीच में कोई बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का तो कम से कम बल लगेगा ही, अगर द्रव्यमान है। तो ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इससे संपर्क में है, गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा ये इससे संपर्क में है। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुएं जो आपस में संपर्क में होती हैं मिलकर एक निकाय बनाती है, इसे कह दिया मैंने एक निकाय या सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अंदर जितने भी बल हैं, सिस्टम के अंदर ये इंटरेक्ट करें, भाई इस पे बल इधर लग रहा होगा, 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 इस पे बल इधर, इस पे बल इधर लग रहा होगा। तो जित सिस्टम के अंदर जितने भी बल आते हैं उन्हें आंतरिक बल कहते हैं। और जितने सिस्टम के बाहर, मान लीजिए ये जो बल लगा रहा होगा, ये ये इस पे जो बल लगा रहा होगा, ये सारे बल आपके हो गए बाह्य बल। तो निकाय के बाहर, निकाय पर लगने वाले, निकाय की जो आपके वस्तुएं हैं उन पे लगने वाले बल को हम बाह्य बल कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आइए निकाय की परिभाषा भी लिख लेते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक वस्तुएं जो संपर्क में होती है, संपर्क का मतलब जरूरी नहीं यहां पर आपका स्पर्श से ही हो, संपर्क में यानी कि इंटरेक्ट कर रही होती है, ज्यादा अच्छा इंग्लिश का वर्ड है, इंटरेक्ट कर रही होती है, पारस्परिक जिनके बीच में कुछ क्रियाएं होती है। और क्रिया का मतलब बल से है, यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर समझना, इंटरेक्ट कर रही होती है। में होती हैं, वे मिलकर एक निकाय यानी कि सिस्टम बनाती हैं।
अब निकाय बना लिया, अब हमने क्या करा, ये हमने क्या मान ली, इमेजनरी हमने इसकी निकाय की ये सीमा मान ली। भाई इतनी चीज, इतनी इस रेखा के अंदर या इस जो आपका ये लूप है इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो मेरे सिस्टम में है, इसके बाहर की जितनी भी वस्तुएं वो सिस्टम के बाहर है या निकाय के बाहर है। तो हमारे निकाय की सीमा के आधार पर बलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका होता है भाई आंतरिक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल फोर्स। क्या मतलब होता है? अरे भाई ये रेखा गलत खिंच गई। क्या है इंटरनल फोर्स? देखते हैं। निकाय की सीमा के अंदर वस्तुओं के बीच में, निकाय की यानी कि सिस्टम की क्या है, बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आंतरिक बल कहलाएंगे। तो वस्तुओं के बीच में जितने भी बल लग रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आंतरिक बल कहलाएंगे। तो निकाय की सीमा के अंदर वस्तुओं के बीच में लग रहे सभी बलों को आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए बच्चों जब तक मैं वो रब करता हूं। अब देखते हैं बच्चों, बाह्य बल की परिभाषा देखिए। बाह्य बल, तो क्या है बाह्य बल? देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कि अपना ये सिस्टम है, निकाय के अंदर जितने भी कण हैं जिससे मिलकर निकाय बना है, उन पर उसके आसपास के कणों द्वारा लगाए गए बल जितने भी हैं बाह्य बल कहलाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। निकाय यानी कि सिस्टम की सीमा के बाहर निकाय की सीमा के बाहर उपस्थित कणों द्वारा निकाय के कणों पर लगाए गए बलों को हम बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। बेटा इस तरीके से आपके बाह्य बल और आंतरिक बल को विभाजित किया गया है। अब संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं, और क्या क्या है संवेग संरक्षण के नियम से, कैसे आंतरिक बल और बाह्य बल, और किस तरीके से न्यूटन के तृतीय नियम से द्वितीय नियम की पुष्टि की जा सकती है, द्वितीय नियम से तृतीय नियम की पुष्टि की जा सकती है, सारा जानेंगे इस वीडियो में। आप देखते रहिए मजे में, इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं आगे संवेग संरक्षण के नियम को आपसे डिस्कस करता हूं। तो इसे नोट करिए बच्चे पहले। तो बच्चों अब देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम, और इसकी उत्पत्ति कैसे हम द्वितीय नियम से कर सकते हैं, ये दोनों बातें देखेंगे। तो क्या है संवेग संरक्षण का नियम? कि यदि किसी निकाय पर
कुल बाह्य बल शून्य हो तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। ठीक, एक बात ये बोली, लिख लेते हैं पहले। यदि किसी निकाय पर कुल बाह्य बल शून्य हो तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। भाई सेकंड लॉ से कैसे इसको देखा जा सकता है, ये देखते हैं बच्चों। देखिए आपका सेकंड लॉ कहता है कि F एक्सटर्नल यानी कि कुल बाह्य बल बराबर होता है dp बाई dt। ठीक है, ये होता है आपका। अब P किसका है? सिस्टम का। अब बहुत सारी बातें भाई, सिस्टम क्या आपको बताया मैंने, निकाय में भाई, निकाय में कई सारे कण हो सकते हैं, कई सारे कण हो सकते हैं ना। तो इन सारे कई सारे कणों का अलग अलग संवेग हो सकता है, P1 P2 P3 P4, इस तरीके से अलग अलग संवेग हो सकता है। तो इन सभी संवेगों का जो सदिश योग है, ये आपका मोमेंटम हो गया पूरे सिस्टम का। ठीक है भाई, आप देखिए ना, कोई भी आप बॉडी की बात करें तो एक कण से मिलकर बनी होती है, अनेक कणों से मिलकर बनी होती है ना। तो वहां पर बातचीत जो हो रही होती है हमारे, वहां पर सिस्टम के मोमेंट यानी कि सभी का हम क्या करते हैं, सभी कणों के जो संवेग लेते हैं उसका सदिशीय योग कर देते हैं, तो हमें मिलता है। तो अब देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी निकाय पर कुल बाह्य बल शून्य हो तो हमारा बेटा एफ एक्सटर्नल यहां पे क्या हो जाता है, एफ एक्सटर्नल हो जाता है जीरो। तो एफ एक्सटर्नल जीरो होने से dp बाई dt इज इक्वल टू आ जाता है जीरो। अब देखो किसी का अगर अवकल गुणांक शून्य आ रहा है तो यानी कि ये चीज आपकी क्या होनी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं निकाय का संवेग का अवकल गुणांक शून्य है। तो इस बात का मतलब क्या बन रहा है, इस बात का क्या मतलब शून्य है, तो इस बात का मतलब यह है कि निकाय का समय के साथ संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बात यह है, इसे नोट करिए। तो बच्चों इस बात को कुछ और तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए। तो निकाय का उस दिशा में संवेग संरक्षित रहता है जिस दिशा में कुल बाह्य बल शून्य हो। ठीक है, इस पॉइंट को कैसे देखें, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी वस्तु का संवेग है px i कैप, py j कैप, pz k कैप। ठीक, इस वस्तु पर जो बाह्य बल लग रहा है वो है आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। क्या कहना चाहता हूं मैं
कि आप देखो z एक्सिस के अलोंग कोई बल नहीं लग रहा, यानी कि z एक्सिस की दिशा में अनुदिश कोई बल नहीं है, तो वस्तु का या निकाय का z एक्सिस के दिशा में जो भी संवेग है वो संरक्षित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जिस दिशा में मतलब बल लगता है, जिस दिशा में वस्तु पर बल लगता है उसी दिशा में संवेग में परिवर्तन होता है। यदि वस्तु पर बल नहीं लग रहा होता किसी दिशा में तो उस दिशा में संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। इसका आइए सिद्धीकरण देखते हैं कि किस तरीके से इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए अब न्यूटन का भाई साहब द्वितीय नियम क्या कहता है, एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी वेक्टर बाई dt, है ना। सिस्टम का यही मोमेंटम है भाई, ये सिस्टम का मोमेंटम है। अब इस पे रख दिया भाई, तो ये हो गया आपका पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है बेटा, dt आ गया। आपका एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप इज इक्वल टू आपका आ गया ये डीपी एक्स बाई डी टी आई कैप, डीपी वाई बाई डी टी जे कैप, डीपी जेड बाई डी टी के कैप। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप यहां से देखो, अगर मैं इनके गुणांकों की तुलना कर लूं तो मुझे मिलेगा एफ एक्स बराबर डी पी एक्स बाई डी टी। क्योंकि एक्स दिशा में बल है तो एक्स दिशा में जो भी सिस्टम का या निकाय का आपका संवेग है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर एक्स एफ एक्स जीरो होता तो ये परिवर्तन नहीं हो रहा होता। आप देखें ध्यान से कि हाँ एफ वाई बराबर डी पी वाई बाई डी टी, और अगर ये देखें तो यहाँ पे z तो है नहीं, तो ये जीरो। यानी कि आप देख सकते हो बच्चों, तो पी जेड क्या होगा भाई, किसी ये जीरो आ रहा है यानी कि पी जेड तो नियत हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहां से वस्तु का वस्तु पर जिस दिशा में या आपका निकाय का उस दिशा में संवेग संरक्षित रहता है जिस दिशा में कुल बल शून्य हो। तो आप ध्यान से देखें, z दिशा में कुल बल शून्य है, क्योंकि z कंपोनेंट नहीं है तो z दिशा में कुल बल शून्य है। इसकी वजह से वस्तु का या मैं कहूं निकाय का z दिशा में जो संवेग आया नियत आया और कांस्टेंट आने की वजह से इस दिशा में संवेग संरक्षित रहेगा। यानी कि आपका डेल्टा पीजेड कितना है, जीरो होगा। डेल्टा पीजेड यानी कि पीजेड फाइनल माइनस पीजेड इनिशियल जीरो होगा। पीजेड किसका, वो भी सिस्टम का बेटा, निकाय का। पीजेड सिस्टम ये फाइनल, पीजेड सिस्टम इनिशियल बराबर होगा, यानी कि आपका जेड अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षित रहेगा। जेड अक्ष की दिशा में निकाय का संवेग संरक्षित है, क्योंकि z दिशा में कुल बल शून्य है। ठीक है, z दिशा में निकाय पर, और लिख लीजिए यहां पर निकाय पर कुल बल शून्य है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं बल का जिस दिशा में घटक होता है उसी दिशा में निकाय का संवेग में परिवर्तन होता है। तो लिख लेते हैं इस बात को, यहां पर देखो बल का बाह्य बल, और लिख लेते हैं कुल बाह्य बल का जिस दिशा में घटक होता है
निकाय का उस दिशा में संवेग परिवर्तन होता है। बेटा एक ये बात आ गई, हमने द्वितीय नियम से आपका संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध कर दिया। अब देखो संवेग संरक्षण आपको देखने को कहां मिलता है बच्चों? संवेग संरक्षण आपने देखा होगा जैसे कि आपने बंदूक से गोली चलाई, ऐसे चलाई तो गोली आगे की तरफ गई और बंदूक पीछे की तरफ गई। सिस्टम पहले क्या था? बंदूक और गोली, गोली ने आगे की तरफ मोमेंटम ले लिया, बंदूक ने पीछे की तरफ मोमेंटम ले लिया। पहले मोमेंटम क्या था? शून्य था, बाद में मोमेंटम यानी कि संवेग शून्य है। तो कैसे हम निकाल सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम से? बंदूक की रफ्तार, ये भी देखेंगे। ठीक, जैसे आप नाव में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने आगे की तरफ संवेग लिया, संवेग संरक्षण से नाव पीछे की तरफ जाती है, उसकी पिच पीछे की तरफ वेलोसिटी आ जाती है। तो ये भी संवेग संरक्षण का नियम ही का पालन कर रहे होते हैं, सारी जितनी भी क्रियाएं मैंने आपको बताई। तो बच्चे ये था आपका संवेग संरक्षण का नियम, किस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं? द्वितीय नियम की सहायता से संवेग संरक्षण का नियम। अब इसी संवेग संरक्षण के नियम को दूसरे रूप से भी देखा जा सकता है। आइए जानते हैं किस तरीके से दूसरे रूप से देखा जा सकता है संवेग संरक्षण का नियम। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तृतीय नियम की सहायता से कैसे निकालते हैं संवेग संरक्षण का नियम, हम देखते हैं। देखिए बच्चों, तृतीय नियम की सहायता से संवेग संरक्षण का नियम हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अब देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, पहले बता देता हूं फिर प्रूफ करेंगे। किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में आपका जो निकाय है उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आंतरिक बल के कारण किसी निकाय का संवेग में परिवर्तन नहीं होता। तो इसको भी इस तरीके से कह सकते हैं और उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो कैसे देखेंगे, लिखो किसी इसको थोड़ा सा आंतरिक बल यानी कि इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक बलों के कारण किसी निकाय का निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का अगर मैं कहूं कोई आपका एक निकाय है, ठीक है, इसमें एक बॉडी ये है ए, ये बॉडी है बी, ए पर बी बल लगा रही होगी जिसे एफ ए बी कहेंगे, बी पर ए बल लगा रही होगी जिसे हम बल को एफ पी ए कहेंगे। ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल है, ये आपका सिस्टम है, इस पे बाहर से जो आसपास के कण हैं कोई बल नहीं लगा रहे हैं, कोई एकदम आइसोलेटेड सिस्टम है, अलग धरती से रख दिया है। तो यहां पर जो भी बल लग रहे हैं ये आपके कौन से बल हैं? आंतरिक बल हैं। ठीक है, ध्यान से देखें फिर इसको, तो हम लिख सकते हैं भाई पी सिस्टम क्या होगा आपका? सिस्टम का मान लीजिए किसी क्षण पर इसका v1 वेग है, इसका किसी क्षण पर v2 v इनिशियल v2 y इनिशियल है। तो हम सिस्टम का संवेग क्या लिखेंगे भाई? या फिर मैंने इसका कह दिया संवेग इसका पी ए और इसका पी बी इनिशियल है। तो संवेग सिस्टम का जो है इनिशियल क्या है? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बेटा हो गया आपका पी ए आई प्लस पी बी आई।
ये हो गया भाई, ये इनिशियल हो गया। ठीक है, अब आपका सिस्टम का इनिशियल हो गया। अब इस पे कौन से बल लग रहे हैं? इस पे क्रिया प्रतिक्रिया के बल लग रहे हैं। क्या विशेषता है? तो वस्तु पर, वस्तु ए तथा बी पर क्रिया प्रतिक्रिया, एक पर क्रिया दूसरे पे प्रतिक्रिया, एक पे मत लगा देना, दोनों के बल लग रहे हैं। हाँ या ना? तो बेटा क्या है न्यूटन के तृतीय नियम से? एफ ए बी बराबर माइनस ऑफ एफ बी ए। अब एफ ए बी, अब इसकी वजह से मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? तो देखो, बल एफ ए बी के कारण वस्तु ए के संवेग में डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी सेकंड में परिवर्तन। ध्यान से देखना बेटा, सारी चीजें समझ में आएंगी। भाई मैं कह रहा हूं कि भाई इन दोनों फोर्सेस की वजह से कुछ सिस्टम का मोमेंटम में चेंज होगा, क्या हो रहा है वो देखते हैं। अगर जीरो आ गया तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है ना? तो फिर इस पे बल लगे, देखो इस पे ए बी बल लग रहा है, इस पे बी ए लग रहा है, इनकी वजह से क्या संवेग में परिवर्तन हो रहा है दोनों देखते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी ए के मोमेंटम में जो चेंज आया वो क्या आएगा? बल गुणा समय। यही तो होता है भाई, माफ कीजिएगा, ये डेल्टा टी नीचे चला जाएगा तो यही तो होगा। अब देखो, इसी तरीके से बल एफ बी ए के कारण डेल्टा टी सेकेंड में बॉडी बी के संवेग में परिवर्तन। कितना होगा? देखो, डेल्टा पी बी बराबर एफ बी ए गुणा डेल्टा टी। अब देखो आपको पता है, अब मैं कह रहा हूं भाई बॉडी ए और बॉडी बी से मिलके तो आपका सिस्टम बनाए, निकाय बनाए। तो अगर मैं बॉडी ए के में जो संवेग में परिवर्तन हुआ वो देख लूं, बॉडी बी के संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो देख लूं, तो मुझे पता चल जाएगा सिस्टम में कितने, सिस्टम यानी कि निकाय के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो निकाय के संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो बराबर होगा बॉडी ए के संवेग में परिवर्तन, बॉडी बी के संवेग में परिवर्तन। अब देखो बॉडी ए यानी कि वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन है एफ ए बी डेल्टा टी, वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन है आपका एफ बी ए डेल्टा टी। अगर न्यूटन का आपने तृतीय नियम से देखो तो एफ ए बी बराबर माइनस का एफ ए बी, एफ बी ए, तो इसको हमने रख दिया एफ ए बी डेल्टा टी, एफ बी ए को रख दिया माइनस का एफ ए बी डेल्टा टी, और देखो ये हो गए कैंसिल। तो सिस्टम के संवेग में जो परिवर्तन आया शून्य आया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं आंतरिक बलों के कारण किसी निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या हमने कह दिया, ये हम कह सकते हैं तृतीय नियम की सहायता से संवेग संरक्षण के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसे बच्चों नोट कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। हमने बहुत कुछ जाग लिया है। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम इंपल्स यानी कि आवेग के बारे में जानेंगे, कैसे है इंपल्स, माता का जादू, ये भी जानेंगे। माता रानी की कृपा आने ही वाली है, वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं। तो बच्चों मेहनत से पढ़ो, पढ़ते रहो, अपने माता पिता का, अपने देश का, मेरा भी बहुत मेहनत से नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो, इस देश के लिए कुछ करो, मेहनत करो। अभी मैं चलता हूं, आप लोग पढ़ाई करिए। जय हिंद। स्क्रीन को पॉज करके बच्चों नोट कर लेना सारी चीजें।